जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। पिछले कुछ दिनों से हम देश में व्याप्त कोचिंग मंडियों की लूट और कुछ हद तक गुंडागर्दी की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने हमारे पूरे कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के शिक्षा तंत्र पे कब्जा कर लिया है। ये जो किस्सा मैं आज आपको सुना रहा हूँ, ये मेरे एक दोस्त हैं जो खुद एक आईएएस ऑफिसर है और उन्होंने कुछ साल मुखर्जी नगर में रह के तैयारी की और एग्ज़ाम क्रैक किया। ये किस्सा उन्होंने मुझे सुनाया था कि जब वो मुखर्जी नगर रहने गए थे तो उन्होंने देखा कि किस तरह है, मतलब वो एग्जाम्स में होता है ना, अनफेयर मीन्स अपना के आप एग्जाम्स में मार्क्स लेते हैं, तो किस तरह अनफेयर मीन्स अपना के ये कोचिंग में जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ना, कोठे खोल के, कोठे, ये कोचिंग नहीं है, इनको तो कोठा बनना चाहिए। तो ये इन कोठों में ग्राहकों को कैसे रिझाया जाता है, ये मैं आपको इस स्टोरी, और ये एकदम रियल स्टोरी है। इन्होंने बताया कि साहब हम एक कोचिंग में, वो शुरू में ना 3-4 दिन डेमो क्लास होती है, तो एक बहुत बड़ी कोचिंग है, वो उनका नाम मैं यार बार बार भूल जाता हूँ, कोई ऐसे विनाश भव्य मूर्ति टाइप नाम है उसका, विनाश भव्य मूर्ति, भगचोनहर कोचिंग है उसकी, भगचोनहर, जिसको देख के आंख चुनिया जाए एकदम। तो वो भगचोनहर कोचिंग के भव्य मूर्ति की कोचिंग की ये कहानी है। तो कहते कि साहब हम गए तो वहां पे फ्रंट रो में एक, मतलब एकदम बेहद खूबसूरत एक मॉडल नुमा लड़की बैठी हुई एकदम फ्रंट रो में। उसकी हाइट रही होगी यही कोई 5 फुट 11 इंच, बेहद खूबसूरत, जैसे कि मॉडल्स होती हैं आजकल की, लंबी, सुंदर, पूरा एकदम शानदार मेकअप, लुक्स, कपड़े। तो वो सबसे आगे जो है वो डेमो क्लास में बैठी हुई। उसके बाद इस क्लास में भी वो, उस क्लास में भी वो, मतलब हर एक क्लास में वो बैठी हुई है, हर सब्जेक्ट की क्लास में वो आगे बैठी हुई है। उसके बाद वो बताते हैं कि जब वो मुखर्जी नगर में टहलने निकलती थी तो उसके इर्द गिर्द उसे पीछे मुड़ मुड़ के देखने वालों का, उसके पीछे चलने वालों का जमावड़ा लग जाता था। मतलब वो ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। और कोचिंग का जो मूल उद्देश्य था वो ये था, तब इसे वहां की भाषा में ना कहते हैं माल, कि कोचिंग में माल कितना है। और सब ये जो गांव देहात के जो लड़के आते हैं ना, छोटे शहरों के, कस्बों के, गांव के जो बच्चे आते हैं, तो हमारे गांव का तो पूरा सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसमें लड़की दिख जाना, लड़की से बात कर लेना, लड़की की संगत में उठ बैठ लेना, उसके साथ चाय पी लेना, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाता है तब कुछ लोगों का। और जिन लोगों ने जीवन में ये अनुभव पहले कभी प्राप्त नहीं किया, उनको अगर मुखर्जी नगर में ये अनुभव मिल जाता है, और वो भी कोचिंग में मिल जाता है, तो सब कोचिंग ऐसे। अच्छा, बाद में सर बहुत दिनों बाद, करीब 1 महीने बाद, लड़कों को ये रियलाइज हुआ कि नो, इनफैक्ट वो स्टूडेंट थी ही नहीं, वो तो कोचिंग के मालिक बहुत जबरदस्त एंटरप्रेन्योर है, साहब बिजनेसमैन है। तो वो नित्य नए, हर साल वो एक नया हथकंडा अपनाते हैं। वो साल भर ये नहीं सोचते कि लड़कों को कैसे एग्जाम क्रैक कराना है, क्या पढ़ा दूं मैं अच्छे से अच्छा। वो ये सोचते हैं कि इस साल में कौन सा ऐसा हथकंडा अपनाऊंगा जिससे कि लड़के मेरी कोचिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और लड़कों को कोचिंग में पढ़ाई अट्रैक्ट नहीं करती है सब। वो लौंडे जब 4 दिन डेमो क्लास ले लेते हैं ना सर, तो उसके बाद किस कोचिंग में एडमिशन लेना है, इसका निर्णय एक चाय की दुकान पे, सट्टी पे बैठ के होता है। और चाय की दुकान पे वो सीनियर्स बैठते हैं जो पिछले 5-7 सालों से मुखर्जी नगर में पढ़े हैं और जिन्होंने जिंदगी में आज तक कभी कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया, इन्होंने प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं किया। आधे तो कभी प्रीलिम्स में बैठे नहीं, आधे वहां सिर्फ मौज लेने आए हैं, पर चूंकि 5 साल से हैं और
हर एक कोठे में कौन कौन सी फिरदौस है ये जानते हैं। तो साहब उनके सानिध्य में, उनके दिशा निर्देशन में, उनके वैल्यूएबल टिप्स पे, उनके बहुत वैल्यूएबल फीडबैक पे लड़का जो है, अच्छा लड़का तो बेचारा नया नया है, वो तो जानता ही नहीं कि अभी मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर का ढंग क्या है, ये किस मंडी में आ गया, वो बेचारा तो जानता नहीं। तो वो समझता है कि यही सीनियर थी, मेरे सब कुछ हैं, यही बताएंगे कि सबसे अच्छी कोचिंग कौन है। तो साहब सबसे अच्छी कोचिंग में डिसाइड कैसे होती है कि सबसे अच्छी कोचिंग कौन है? ये तो जिसका जितना बड़ा शोरूम है, जितना बड़ा रिसेप्शन है, जितनी खूबसूरत, बेहद खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट वहां बैठी हैं, वाह। उसके बाद कितने टॉपर्स की उसने सूची लगाई है, टॉप 10 में कितने लौंडे उसने वो 30-30 फुट लंबे कटआउट लगा रखे हैं। आपको मालूम है वहां पे टॉपर्स के कटआउट इतने बड़े बनाए जाते हैं जितने तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि के कटआउट नहीं लगते ना, उससे बड़े कटआउट मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में टॉपर्स के लगते हैं, और वो सारे टॉपर्स खरीदे हुए होते हैं। आप ये मान लीजिएगा अगर एक कोचिंग ने 20 टॉपर्स की सूची बनाई है तो हो सकता है वो 20 के 20 जिंदगी में उस कोचिंग में जिन्होंने कभी पैर नहीं रखा, या कभी एक आध बार कोई डेमो क्लास, कोई ऐसे लेक्चर लेने कभी आ गए होंगे, या फ्री का जब वो लेक्चर कराते हैं ना, वो कंपटीशन, वो इंटरव्यू वाला जो मॉक ड्रिल कराते हैं, ये उसमें कभी कोई मुफ्त में बुला लिया होगा चाय पिलाने के लिए। जिसने मेंस क्रैक किया उसको बुला लेते हैं सब, उसका एक फॉर्म भरवा लेते हैं, वो वाले होते हैं। या वो होते हैं जो जिंदगी में कभी उस कोचिंग में पैर नहीं रखे, परंतु 10, 20, 50 लाख रुपए तक लेके अपना नाम इन कोचिंग से देते हैं। तो सब पहला सवाल, अभी हालांकि ये विषय मैं बाद में उठाना चाहता था पर अभी उठा देता हूं कि अबे एक बात बताओ, अभी कल तुम्हारा रिजल्ट आया है, तुम आईएएस की जो लिस्ट आई है अभी सीएससी की, उसमें उन 800-850 स्टूडेंट्स में तुम आ गए हो, और पहले दिन से तुम्हारे जीवन का भ्रष्टाचार शुरू हो गया। पहले तुम कहते थे कि आईएएस में हम आए हैं देश की सेवा करने, और अभी आईएएस कहां बने, अभी तो कल रिजल्ट आया और आज तुम 50 लाख में बिक गए, और जबकि तुम आईएएस के टॉपर हो। मतलब पहले टॉप 100 में तुम्हारा नाम है, टॉप 50 में तुम्हारा नाम है, और तुम सिर्फ 5, 10, 15, 20 लाख रुपए में बिक गए। अच्छा एक बात बताओ यार, अभी तो तुम आईएएस बने नहीं, साले पहले दिन ही बिक गए, और तुम्हारा कटआउट वो विनाश भव्य मूर्ति ने अपनी कोचिंग में लगा लिया। तो जब तुम 5 लाख 10 लाख में बिक सकते हो, तो कल को जब तुम आईएएस बन जाओगे तो 100 करोड़ में तुमको खरीदना कहां मुश्किल रहेगा। तुम तो पहले दिन अपने यहां बिकाऊ का लेबल लगा के है ना, तो इस सर्विस में घुसे। अच्छा तुमने 10 लाख रुपए ले लिए विनाश भव्य मूर्ति से, पर तुम्हारी इस धोखाधड़ी, मतलब तुम्हारी इस 10 लाख के हराम के पैसे की कमाई की वजह से हजारों बच्चे तुम्हारा चेहरा देख के मूर्ख बन गए। अच्छा किसी भी कोचिंग वाले को पढ़ा के अच्छा रिजल्ट देने की जरूरत क्या है जब वो रिजल्ट मात्र 2-4 करोड़ रुपए में खरीद सकता है। कोचिंग चलाने के लिए रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मत दो, खरीद लो। जिस कोचिंग का 150, 200, 250, 500, 700 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है, वो 10 करोड़ रुपया रिजल्ट खरीदने में क्यों नहीं लगा देगा भैया, और 10 करोड़ की एडवर्टीजमेंट करेगा। 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है साल के शुरू में, 1 महीने में वो 200 करोड़ रुपया बन जाना है, 20 करोड़, और आप उसके इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं सीएससी के टॉपर होके हैं। आप बताइए ना, मतलब आपने अपने जीवन की शुरुआत ही भ्रष्टाचार से कर दी और आए हो यहां साले देश सेवा करने। मतलब ये जितने टॉपर अपनी फोटो इन
भाड़े की कोचिंग्स में लगवाते हैं। तुम वेश्याओं से बदतर हो। तुम्हारे माथे पर हजारों हजारों लाखों यूपीएससी एस्पायरेंट्स का खून मला हुआ है। तुम हत्यारे हो अगर तुमने पैसे लेके अपना फोटो इन कोचिंग्स के कटआउट में लगवाया है। आई समझ में? और मैं सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स से अपील करता हूं कि ये जितने कोचिंग वाले इन खरीदे हुए टॉपर्स की फोटो लगाते हैं, इन सालों को, टॉपर्स को जूतों से मारो, इनको बेइज्जत करो सोशल मीडिया पे, इनका चेहरा काला करके सोशल मीडिया पे लगाओ जिससे सारी दुनिया जाने। इनको एक्सपोज करो कि ये असल में साला कहीं और पढ़ता था, पर इसने 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए देके अपना जमीर, अपना चेहरा, अपनी अचीवमेंट को इस पूंजीपति, इस धोखेबाज कोचिंग वाले को बेच दिया। ये साला बिकाऊ है। सर्विस में अभी आया नहीं, रिजल्ट आने के अगले दिन ये साला बैगन की तरह बिक गया। ये बिकाऊ लोग हैं जो इस तरह कोचिंग्स को अपना फोटो और अपना टॉपर का तमगा बेचते हैं सिर्फ 5, 10, 20 लाख रुपए में। मैं आपको एक नाम लेके बताता हूं। एक थे साहब जयप्रकाश मौर्य जी, टॉपर थे इसी मुखर्जी नगर में। टॉप किया था उन्होंने। ये कोचिंग वाले उनके पास पहुंचे कि अपना नाम दे दो। उन्होंने कहा था कि नाम दे दो, मैं जिस साले के यहां पढ़ा हूं उसको भी अपना नाम नहीं दूंगा, तुमको तो क्या दूंगा। और बोले साले भाग जाओ नहीं जूता लेके मारूंगा। उन्होंने सारे कोचिंग वालों को अपने यहां से भगा दिया। इसके बाद इन कोचिंग वालों ने क्या किया कि जबरदस्ती उनका नाम छपवा के और अपने अपने कटआउट्स में लगवा दिया कि जयप्रकाश मौर्य आज भी आईएएस अफसर हैं, शायद उत्तराखंड या कहीं छत्तीसगढ़ में कहीं पोस्टेड है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो उन्होंने बहुत गरीबी में दिन काट रहे थे मुखर्जी नगर में, रिजल्ट आ चुका था, अपने पैसे से हैंडबिल बनवाए और पूरे मुखर्जी नगर में बंटवाए कि ये साले जितने कफन खसोट मासूम बच्चों का शोषण करने वाली ये कोचिंग्स हैं जो मेरे नाम का और मेरी फोटो का उपयोग कर रही हैं, ये साले झूठ बोल रहे हैं, मैं किसी साले के यहां नहीं पढ़ा हूं। तो जब उन्होंने ये हैंडबिल छपवाए तो रातों रात इन सालों ने इनके पोस्टर उतरवाए। एक और मैडम थी, वो हिंदी मीडियम की टॉपर थी, एकदम टॉप वाली टॉपर। तो साहब जब रिजल्ट आया ना, तो इससे पहले कि ये कोचिंग वाले पूंजीपति उन तक पहुंचते, वो खुद दिल्ली आ गई। ये एकदम ट्रू स्टोरी बता रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, तो मजबूरियां है मेरी, मैं कानूनी पचड़ों में नहीं फंसना चाहता, पर आप लोग 1 मिनट में पहचान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो साहब वो इससे पहले कि कोचिंग वाले उन तक पहुंचे, वो दूर उधर सेंट्रल इंडिया से आगे की रहने वाली थी, वहीं रह के उन्होंने पढ़ाई की थी, वहीं उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था। तो जब टॉपर्स में आ गई हिंदी मीडियम में, तो एकदम ऊपर थी, मैडम थी। तो इससे पहले कि ये दल्ले उन तक पहुंचते उनका दाम लगाने के लिए, वो खुद ही आके बाजार में बैठ गई। अरे तुम क्यों आते हो, हम ही आ रहे हैं। और साहब जैसे बोली लगती है ना, बोली 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50, हाँ 50, कोई 55 दे रहा है क्या, कोई 55 दे रहा है क्या, ऐसे आके उन्होंने अपने नाम की बोली लगवाई। और आज तक का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा दामों में बिकी थी। मतलब सीएससी क्रैक, देश सेवा घस गई पता नहीं कहां, और आके पहले दिन ही मंडी में, बाजार में बिक गई और अपना बड़ा बड़ा कटआउट इसी मुखर्जी नगर में लगवाई। हिंदी मीडियम की थी। तो साहब हुआ क्या कि वो जो मेरे मित्र आईएएस है ना, उन्होंने यही मुझे किस्सा खुद सुनाया। कहते कि वो आरएसएस वाले जो हैं दिल्ली में कहीं ये हिंदी के टॉपर्स का या यूपीएससी के टॉपर्स का ना अभिनंदन करते थे। तो उस अभिनंदन समारोह में वो मैडम भी गई थी।
तो साहब ये भी गए थे, ये इन दोनों एस्पायरेंट थे, स्टूडेंट थे। तो कहते कि साहब अब यूपीएससी का टॉपर, सीएससी का तो हमारे लिए तो भगवान हो जाता है। तो हम लोग तो इतने श्रद्धा भाव से उनको जी जी मैडम मैडम दीदी दीदी कर रहे थे। तो वो जब हो गया वहाँ से अभिनंदन समारोह, तो वहाँ से दीदी, और ये बाई चांस दीदी आई मेट्रो पे, तो ये भी साथ साथ जैसे होता है, ये भी उसी मेट्रो पे पहुँच गए। तो अब दीदी जो हैं आके वो येलो लाइन रेड लाइन में कहाँ जाएगी, उनको जाना था मुखर्जी नगर, तो येलो लाइन जाएगी या रेड लाइन कहाँ है किधर, तो वो कंफ्यूज हो रही थी। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं देखिए येलो लाइन है ये इधर है, रेड लाइन अच्छा नहीं रेड लाइन ये इधर है, आप तो वहाँ जाएंगी ना, अच्छा रेड लाइन इधर है। तो वो रेड लाइन, तो अब उनको ये पता ना लगे कि इधर वाली मेट्रो जाएगी या इधर वाली मेट्रो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं 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 वो वाली जाएगी। तो इनके दिमाग में खटका हुआ कि यार जो मुखर्जी नगर रह के 2 साल तैयारी की है और विनाश भव्य मूर्ति की कोचिंग में जिसका इतना बड़ा कटआउट लगा है, उसको ये नहीं मालूम कि राजीव चौक पे कौन से प्लेटफॉर्म से रेड लाइन मिलती है, कौन से येलो लाइन मिलती है, और फिर इधर की तरफ जाना है। उनको लगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर जब वहाँ उतरे वो जीटीबी नगर, तो वो बताते हैं कि उन दिनों 2 रुपए में ऑटो मिलता था। तो वहाँ आके वो फिर कंफ्यूज हो गई किधर जाना है। तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ये वाला जो ऑटो है ना ये जाएगा वहाँ। तो ये भी उसी ऑटो में बैठे, वो भी इसी ऑटो में बैठी। फिर जब ये चौराहे पर उतरी तो उनको वो विनाश भव्य मूर्ति की कोचिंग ही ना मिले, कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि नहीं ये देखिए वो उस चौराहे पे। अच्छा हाँ नहीं मैं जानती हूँ। हर बार जब भी वो कंफ्यूज होती थी और ये उनको गाइड करते थे कि इधर नहीं इधर, तो वो हर बार ना एम्बैरेस होती थी कि मैं जानती हूँ, नहीं मैं जानती हूँ। वो जिंदगी में कभी मुखर्जी नगर आई ही नहीं थी, वो जिंदगी में कभी विनाश भव्य मूर्ति की कोचिंग में घुसी ही नहीं थी। और पर विनाश भव्य मूर्ति की कोचिंग पे उसका 30 फुट ऊंचा कटआउट लगा हुआ था। वो यूपीएससी की टॉपर है और आज सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, और ईमानदारी का सबसे बड़ा पुतला आईएएस में आज वही है। मैं 2 साल के बच्चे को लेकर ड्यूटी कर रही हूं। 2 महीना का बच्चा चूची पियावत जो ना हम ड्यूटी पे आ गए। हम इतना राष्ट्रभक्त है, मुझे राष्ट्र की सेवा का इतना बड़ा जज्बा है कि मैं 1 महीने का बच्चा लेके भी ड्यूटी पे आ जाती हूं। उनकी शुरुआत 50 लाख रुपए में बिकने से हुई थी इसी मुखर्जी नगर में। अपना टॉपर होने का स्टेटस उन्होंने बेचा था, और धोखा किसको दिया? हजारों लाखों उन यूपीएससी के एस्पायरेंट्स को जिनके मां बाप अपना पेट काट के गेहूं बेच के कर्जा लेके किसान क्रेडिट कार्ड पे लाख रुपए का कर्जा उठा के एक बेचारा किसान जो है अपने बेटे की कोचिंग का खर्चा देता है किसान क्रेडिट कार्ड पे, अपनी जमीन गिरवी रख के। और तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम यूपीएससी की टॉपर होके भी जो है 50 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में अपना नाम बेच देते हो इन साले कफन खसोटों को, जिन्होंने जिंदगी में एक भी आईएएस पैदा नहीं किया। इस तरीके से ये लोग धोखा देते हैं। तो भैया कोचिंग मंडियों में इन बाजारू इस बाजार में आए हो तो ये ध्यान रखो कि किसके पास फंसने जा रहे हो। उस साले को एड्स तो नहीं है। ये एड्स फैलाने वाली जो कोचिंग समाज में है ना, जरा इनसे बच के रहो। इनका चेक करो, क्रॉस चेक करो, कौन पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोचिंग का धंधा लड़कों की सफलता से नहीं चलता है, असफलता से चलता है। जितने ज्यादा लड़के असफल होंगे उतनी कोचिंग चलेगी। तो इसलिए जानबूझ के लड़कों को असफल किया जाता है। तो फिर आखिर चलते कैसे? सफलता खरीद ली जाती है, असफलता जानबूझ के असफलता पैदा की जाती है। सफलता तो वो मैडम जैसी हैं 50 लाख में बिकने को तैयार ही हैं टॉपर, तो सफलता खरीद ली जाती है।
तो भैया क्रॉस चेक योर कोचिंग। चाय की दुकानों पे किस कोचिंग में एडमिशन लेना है ये डिसीजन मत लो। मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि क्रॉस चेक कीजिए कौन पढ़ा रहा है। जो पढ़ा रहा है वो खुद ही एक नंबर का भगोड़ा मीर जाफर तो नहीं है। अरे कम से कम अभिमन्यु तो हो जो कम से कम इंटरव्यू तक तो पहुंचा हो। 99% वो पढ़ा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में प्रीलिम्स क्रैक नहीं किए। तो फंसो मत भैया, तुम्हारे बाप ने किसान क्रेडिट कार्ड पे कर्जा लेके तुमको कोचिंग करानी है। गलत कोचिंग में मत फंसिए। ये कोचिंग वाले जानबूझ के आपको गलत रास्ते पे ले जाएंगे। अगर आपको दिल्ली से जाना कन्याकुमारी है तो ये साले जानबूझ के आपको कश्मीर की ट्रेन में बैठाते हैं। आपको मालूम है, कोचिंग वाले जानबूझ के आपको गलत दिशा वाली ट्रेन में बैठाते हैं और आपको इसका एहसास 3 साल बाद होता है। ये कैसे आपको गलत ट्रेन में बैठाते हैं, पूर्व जाना हो तो ये पश्चिम की तरफ आपको क्यों ले जाते हैं, ये मैं आपको अगली कोचिंग में एपिसोड में बताऊंगा। और मैं नहीं बताऊंगा, जो भुक्तभोगी हैं वो जो 5-5 साल इन कोचिंग्स में एड़ियां घिस के असफल हुए और जो कुछ सफल हुए इन कोचिंग्स के जंजाल से बच गए इसलिए सफल हो गए, जो आज IAS अफसर हैं, उन दोनों लोगों के, ऐसे दोनों लोगों की पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस मैं अगले इवेंट में, अगले एपिसोड में शेयर करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये कोचिंग्स जानबूझ के कैसे बच्चों को असफलता के रास्ते पे ले जाती हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं भावावेश में कुछ ज़्यादा एक्साइट हो गया या ज़्यादा बोल गया तो प्लीज़ मुझे क्षमा करेंगे, पर अगले एपिसोड में बहुत जल्दी मिलते हैं। और सुनिए साहब, 1-2 दिन का एक आध दिन का गैप बेशक हो जाए, पर इन कोचिंग माफियाओं को, कोचिंग मंडी के इन दल्लों को एक्सपोज करने का ये सिलसिला बहुत लंबा चलेगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।